कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा भी राज्य है जो देश के लगभग 90% कोकिंग कोल की सप्लाई करता है? जी हां, आज हम बात करेंगे झारखंड की और समझेंगे इसकी पूरी एनर्जी स्टोरी को। ये राज्य सही मायनों में देश का एक पावर हाउस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड में ऐसा क्या है जो इससे देश का एक बड़ा एनर्जी हब बनाता है। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इसकी जमीन में ही छिपा है। असल में राज्य की जो अपनी एक खास ज्योग्राफिकल बनावट है ना, वही इसे पावर जनरेशन के लिए एक परफेक्ट जगह बना देती है। देखिए, झारखंड को एक डबल फायदा मिलता है। एक तरफ यहां कोयले का इतना बड़ा भंडार है जो थर्मल पावर प्लांट्स की जान है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका पठारी इलाका नदियों को एक नेचुरल ढलान देता है जो हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाने के लिए एकदम आइडियल सिचुएशन है। आज के वक्त में देखें तो झारखंड की एनर्जी काफी हद तक कोयले पे निर्भर है। मतलब कुल 65% बिजली वहीं से आती है। पानी से बिजली का हिस्सा 10% है, जबकि रीन्यूएबल एनर्जी अब 25% तक पहुंच रही है, जो कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो चलिए कहानी के पहले और सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं, यानी राज्य के बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स। झारखंड में थर्मल पावर की कहानी काफी पुरानी और दमदार है। इसकी नींव 1953 में बोकारो से रखी गई, जो दामोदर घाटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। फिर तो एक के बाद एक चंद्रपुरा, पतरातू और तेनूघाट जैसे बड़े नाम इस कहानी में जुड़ते चले गए और राज्य की इंडस्ट्रियल पहचान और भी मजबूत होती गई। आज की तारीख में देखें तो पतरातू 4000 मेगावाट की जबरदस्त कैपेसिटी के साथ सबसे आगे है। वहीं गोड्डा का अदानी पावर प्लांट अपनी ज्यादातर बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है, और मैथन वो टाटा पावर और डीवीसी की एक सफल पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बोकारो प्लांट ने उस वक्त ये साबित कर दिया था कि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कहानी का एक बहुत अहम किरदार बनने वाला है। चलिए अब कोयले की दुनिया से बाहर निकलते हैं और पानी की ताकत को समझते हैं। देखते हैं कि झारखंड अपनी नदियों की पावर का इस्तेमाल कैसे करता है। यहाँ पर हाइड्रो पावर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लेकिन उतना ही असरदार है। पठार होने की वजह से नदियाँ अपने आप ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हैं। ये गिरता हुआ पानी टरबाइनों को पूरी रफ्तार से घुमाता है और बस बिजली बननी शुरू हो जाती है। इस फील्ड में तिलैया ने सबसे पहले शुरुआत की। मैथन अपनी खास गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। स्वर्णरेखा ये दिखाता है कि कैसे 3 राज्य मिलकर भी काम कर सकते हैं। और कोनार की तो बात ही कुछ और है, वहां तो पूरा का पूरा पावर स्टेशन ही जमीन के नीचे बना है। अगर स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को थोड़ा और करीब से देखें तो ये सिर्फ बिजली बनाने की बात नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब इंटरनेशनल सपोर्ट और राज्यों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है तो कितने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, इससे राज्य की एनर्जी की पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड की टोटल इंस्टॉल्ड बिजली उत्पादन क्षमता 3238 मेगावाट है। ये नंबर सीधे सीधे राज्य की औद्योगिक ताकत को दिखाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात सामने आती है। देश का एक बड़ा बिजली उत्पादक होने के बावजूद झारखंड में हर व्यक्ति के हिस्से में आने वाली बिजली की खपत नेशनल एवरेज से कम है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इन सभी चीजों के मैनेजमेंट के सेंटर में है झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड यानी जेएसईबी। इसी के कंधों पर पूरे राज्य में बिजली के सही मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये है कि झारखंड की एनर्जी कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य कोयले और पानी से भी आगे देख रहा है। और ये भविष्य शायद सूरज की रोशनी में छिपा है। सोचिए, साल में लगभग 300 दिन तेज धूप। इसके साथ झारखंड के पास सोलर एनर्जी की एक बहुत बड़ी क्षमता है जिसे अभी तक ठीक से इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। अनुमान तो सच में चौंकाने वाले हैं। राज्य में सोलर एनर्जी से 18,180 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। ये इसकी अभी की टोटल कैपेसिटी से लगभग 6 गुना ज्यादा है। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या झारखंड कोयले पर अपनी पुरानी निर्भरता को कम करके अपनी इस विशाल सोलर क्षमता को अपनाएगा? इस राज्य का एनर्जी फ्यूचर इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है।